आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आमतौर पे एआई भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है किसी भी तरह सिस्टम को या मशीन को इतनी कैपेबिलिटी दे दी जाए कि वो खुद से डिसीजन ले सके। ठीक है ना, तो सिंपल ज़बान में अगर हम कहेंगे आसान करके तो यही है इसका मकसद कि जिस तरह हम कंडीशंस यूज करते हैं अपने किसी प्रोग्राम में, जो कि इफ एल्स वगैरह होते हैं ना, तो ये इफ एल्स की कंडीशंस वगैरह यूज करके हम बेसिक एक एबिलिटी दे देते हैं सिस्टम में कि वो खुद से फैसला कर ले कुछ कंडीशंस की बेसिस पर, कुछ रूल्स की बेसिस पर, जैसा इनपुट आ रहा है, डाटा आ रहा है, उसकी बेसिस पर, जैसी लॉजिक हमारी हो। लेकिन सिस्टम हर बार अलग अलग तरीके से और अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ छोटे मोटे फैसले ले सके जो डिफाइंड है। तो ये चीज हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी बेसिक एग्जांपल्स हमारे पास जैसे चैट बॉट्स होते हैं, तो नाम सुना होगा तुमने, सिरी है, ठीक है ना, वो आईफोन वाला, और कॉर्टाना है विंडोज में, गूगल का ओके गूगल है। तो इस तरह कुछ चैट बॉट्स और भी हैं। तो वो क्या करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटेड वे में कंप्यूटर से रिप्लाई करना है, जो कंप्यूटर से रिस्पॉन्स मतलब जो क्वेश्चन वगैरह किया जाता है उससे रिलेटेड एक रिस्पॉन्स दे देते हैं वो, और वो अपने जो कैलकुलेटेड उसमें स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये एआई का पार्ट होता है, ये एआई की बेसिक एग्जांपल है चैटबॉट्स। ठीक है, इसके अलावा जो तुम गेम वगैरह खेलते हैं हम सब, उसमें जो बॉट्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि गेम का अपोनेंट होता है, वो वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा हम कर रहे हैं, या उसका एक टारगेट है, एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक अपना सेलेक्टेड मूव्स वगैरह चलता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसके अलावा जो आजकल तुमने नाम सुना होगा, वो जो टेस्ला है, टेस्ला कंपनी वालों ने जो एक गाड़ी बनाई है भाई, वो इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, ठीक है ना, तो वो सेल्फ ड्रिवन कार्स, जिसे अच्छे लफ्जों में कहा जाता है सेल्फ ड्रिवन कार। उनका क्या गोल है कि वो भी एक टारगेटेड एनवायरनमेंट, पाथ, लोकेशन, जीपीएस वगैरह, मुख्तलिफ सेंसर्स, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर दी जाती हैं। उसके जरिए उनकी बेसिस पर वो डिसीजन लेता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर कर वो एक टारगेट से दूसरी टारगेट पे, या जिस जगह पर कह दिया जाता है उस जगह पर वो मूव हो जाती है गाड़ी। ठीक है ना, तो वो खुद ऑटोमेटिकली ड्राइविंग कर रही है, पार्किंग के लिए भी होती है, तो मुख्तलिफ चीजें इस तरह की बनी। इनका जो बेसिक जो बैकग्राउंड है जिसके जरिए वो काम कर रही है वो है एआई। एआई बहुत सारे तरीके हैं इंप्लीमेंट करने के, लेकिन जो बेसिक एआई है वो हमेशा लॉजिक बेस्ड ही होती है और प्री डिफाइंड होती है। जिसमें हम अगर बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें खुद से डिफाइन करना पड़ता है कि इस ये कंडीशंस हो तो इस तरह से काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करे वो सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत अच्छी एग्जांपल होती है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स में बहुत सारे नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है ना, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है इनका बेसिक मोटिव ये होता है कि एक क्वेश्चन बेस्ड हो या कुछ यूजर से सेलेक्टिव इनपुट लिया जाए, उनकी बेसिस पर उसे एक आउटपुट प्रेडिक्ट किया जाए। जैसे कोई अगर रिसर्च पर्पस का कोई काम कर रहा है साइंटिस्ट वगैरह, तो वो अपने रिसर्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो एक कुछ इनपुट देता है सिस्टम को, तो सिस्टम उससे रिलेटिवली उसे आउटपुट दे देगा सजेशन करने के लिए। या कोई बड़ी कंपनी है वो कुछ डिसीजन लेना चाहती है किसी जगह पर एक ब्रांच ओपन करनी है या नहीं, तो उसके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम जो है वो गाइड करेगा अपनी सजेशन, जिसकी बेसिस पर जो है ना वो फैसला लिया जा सकता है, और वो इतना एक्यूरेट होगा जिस तरह एक ह्यूमन ले सकता है एक फैसला, उससे ज्यादा बेटर अप्रोच होगी वो। ठीक है ना, तो ये सब किसकी मदद से होता है भाई, एआई की वजह से ही होता है। इसके अंदर यकीनन बहुत सारा डाटा और बहुत सारा स्ट्रक्चर भी डिजाइन किया गया होगा पहले से, लॉजिक्स वगैरह, उनकी बेस पर ये फैसला लिया जाता है। ठीक है ना, अच्छा जो बेसिक एआई होती है इसका मेन रोल यही होता है कि इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि हम जो है ना खुद से डिफाइन करते हैं पूरा स्ट्रक्चर, और उसकी बेसिस पर सिस्टम एक्ट करता है। अब ये एक बार जब डिफाइन कर दिया जाता है तो वक्त के साथ बाज़ वक़्त वो चेंज होता भी है, लेकिन बाज़ वक़्त नहीं भी हो पाता। ठीक है, डिफरेंट आउटपुट आएगा, लेकिन
हम जो इंटरनल एल्गोरिदम है अपना वो हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। जो एक बार डिफाइन कर दिया गया तो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा सिस्टम हमारा। तो ये बेसिक एआई होती है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें एआई को जब थोड़ा एडवांस करेंगे हम तो उसके बाद एआई की एक सब फील्ड आती है और वो होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का बेसिक डिफरेंस ये है कि वैसे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब ब्रांच है कि इसको मजीद मॉडिफाई कर दिया गया इस तरह से कि मशीन लर्निंग के अंदर हम कुछ अपना तरफ से कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं यूजर की तरफ से, और उस डाटा की बेसिस पर उसे पहले से ट्रेन करने के लिए डाटा देते हैं, तो डाटा की बेसिस पर सिस्टम प्रिडिक्ट करके बताता है हमें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले हम इनपुट देते हैं डाटा, और डाटा की बेसिस पर सिस्टम हमें प्रिडिक्ट करके बता देता है कि आउटपुट क्या आना चाहिए या इसका फैसला क्या होना चाहिए, डिसीजन है उसका सोल्यूशन हमें, या जो हम भी जो चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका आउटपुट वो प्रेडिक्ट करके बता देता है। वो एक अप्रोक्सीमेटली एक सजेस्टेड रिजल्ट होता है, ठीक है। तो उसकी कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज हो सकती है, कुछ 80% 90% एक्यूरेसी, ठीक है। अब कितनी एक्यूरेसी से वो आउटपुट देता है वो फिर उस पर डिपेंड करता है कितना अच्छा एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है या कितना ज्यादा डाटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की खास बात ये होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंस ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो जब एक बार हम यूजर तमाम एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए यूजर खुद से या जो भी डिजाइन कर रहा है वो खुद से पहली बार उस अप्रोच को कंप्लीट करता है और बार बार उसे खुद से अपडेट करना पड़ता है मैनुअली। जबकि मशीन लर्निंग डाटा डिपेंडेंट होता है, जितना ज्यादा डाटा देकर यूजर उस एल्गोरिथम को ट्रेन कर देगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और हर बार डाटा अलग हो सकता है। सिस्टम अपने आप को ऑटोमेटिकली ट्रेन कर सकता है, जितना ज्यादा डाटा होगा वैसा ही आउटपुट आएगा उतनी ही एक्यूरेसी से। इसके लिए जो है ना इसका एल्गोरिथम हमेशा डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, तो इसलिए ये प्री डिफाइंड टास्क पहले से फिक्स नहीं होता है एआई की तरह, ये डिपेंडेंट इसके जो डिपेंडेंसी है इसका जो आउटपुट है उसकी वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, ठीक है ना। जो डाटा इसमें हम गिवन देते हैं वो कहलाता है डाटा सेट्स। डाटा सेट्स इसको क्यों नाम दिया अलग से, क्योंकि ये असल में इसे कहा जाता है ये लेबल्ड डाटा होता है। लेबल्ड डाटा का मतलब क्या है कि इसमें पहले से कुछ फीचर्स के साथ एक लेबल फाइनल कर दिया जाता है, ऐड होता है इसमें यहां पर जो फीचर है। इसका मतलब जो डाटा गिवन है वो दो हिस्सों में ब्रेक होता है, यानी जो डाटा सेट है वो दरअसल जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो डाटा सेट की सूरत में किया जाता है। डाटा सेट क्या होता है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा होता है, पहला लेबल और बाकी फीचर्स। फीचर्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा, बहुत सारे, कई हजार, कई सौ, कितने भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा कॉलम्स इसमें होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो लेबल है वो कोई एक ही चीज होती है हमेशा जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर मैंने एज एग्जांपल यहाँ पर मुझे सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय की एज, उसका एक्सपीरियंस, उसका क्वालिफिकेशन, इस तरह ओवरऑल बहुत सारी चीजें दे सकता हूँ, ठीक है, या जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीजें इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीजें जिनकी बेसिस पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो चीज हम फीचर्स कहते हैं उन्हें, और जो हमें फाइंड आउट करना है एट द एंड, जो प्रिडिक्ट करना है डाटा देकर, वो हम कहते हैं उसे लेबल। तो हमें लेबल दरअसल प्रिडिक्ट करके जो चीज मिलती है वो हमारा होता है लेबल, ठीक है। तो ये हम डाटा सेट की बेसिस पे कहते हैं। होता क्या है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के अंदर, बेसिक अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम डाटा सेट एक डिजाइन करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम स्टेप्स में लें तो सबसे पहले हम डाटा सेट डिजाइन करेंगे। डाटा सेट बेस्ड करता होगा हमारे पास लेबल्स और फीचर्स के ऊपर। लेबल्स और फीचर्स के साथ जो डाटा सेट हमने डिजाइन कर लिया, इस तरह 1 लाख रिकॉर्ड हो सकते हैं, जितना ज्यादा रिकॉर्ड होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा डाटा सेट। उसके बाद हम अपना एक मॉडल चूज करते हैं। मॉडल का मतलब है वो बेसिक स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, जिसकी बेसिस पर हम वो कुछ एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होती है, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन होती है, अलग अलग एल्गोरिथम में क्लासेस हैं, तो जिस तरह का एल्गोरिथम हम जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा यूज कर सकते हैं एल्गोरिथम। तो वो जो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे उससे जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमारा ट्रेन डाटा फाइनल होगा, तो वो हमारा मॉडल कहलाता है, ठीक है। तो हम पहले मॉडल एक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस मॉडल को जो डाटा सेट है उससे ट्रेन करेंगे। तो तीसरे नंबर पे ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम इंडिविजुअली सिस्टम को ये बताएंगे कि भाई अगर एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन या ये फीचर्स इतने होंगे तो इसकी सैलरी ये हो जाएगी।
उसके बाद दूसरे रिकॉर्ड के हिसाब से देंगे तो दूसरा रिकॉर्ड की सैलरी इतनी होगी, तीसरी बार बताएंगे तो तीसरा, तो वन बाय वन तमाम रिकॉर्ड्स देकर, तमाम फीचर्स देकर हम उसे लेवल प्रेडिक्शन सिखाएंगे सिस्टम को। जब वो वन बाय वन ये चीजें, अब एक लूप वगैरह लगाकर इसका कोड करने का अलग तरीका है, फिर उसकी ट्रेनिंग हो जाती है एट द एंड। तो ट्रेनिंग का काम ये है कि हम डेटा सेट मॉडल को देकर उसे ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग होने से क्या होगा, इसमें एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है, यानी ये जितना ज्यादा डाटा हम ट्रेनिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एट द एंड उसको हम क्या करते हैं, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का मतलब ये है कि कुछ परसेंट रिकॉर्ड्स हम अलग कर लेते हैं अपने डाटा सेट से, और जब हम, क्योंकि हमें पता है इनका इनपुट ये होंगे फीचर्स, तो आउटपुट ये आएगा। फीचर्स दरअसल हमारे कह लो एक इनपुट है और आउटपुट एक तरह से कह लो लेवल है, ठीक है। जब ये फीचर्स हम इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक। मिसाल के तौर पे मैं इसमें कह देता हूँ, जैसे 30 एज है, एक्सपीरियंस 5 साल का है, क्वालिफिकेशन फर्स्ट करो कुछ है, तो उसके बाद ये 10,000 सैलरी है। सेम इस तरह 20,000 हो जाती है अगर यहाँ पर 35 एक्सपीरियंस और 8 ईयर का एक्सपीरियंस और 35 एज हो। इस तरह ग्रेजुअली अगर हम मुख्तलिफ रिकॉर्ड, जरूरी नहीं ये सीक्वेंस में हो, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, लेकिन वो डाटा के लेवल्स एक्यूरेट हो, किसी भी जगह से कलेक्शन की गई उस डाटा की, वो एक्यूरेट डाटा होगा, और जितना ज्यादा डाटा होगा उतना अच्छा मॉडल हमारा ट्रेन होगा। तो हमने डाटा सेट पहले डिजाइन किया, उस डाटा सेट को हमने मॉडल सेलेक्ट कर उसके अंदर ट्रेनिंग के लिए रखा, उसे ट्रेन जितना ज्यादा मॉडल को करा उससे हमें एक्यूरेसी मिल गई उसकी, ये अच्छा रिजल्ट हमारा काम कर रहा है। एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, कुछ रिकॉर्ड्स इसमें से अलग किए टेस्टिंग के। मिसाल के तौर पे ये डाटा सेट है अगर 100%, तो हमने 70% यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ले लिया और 30% डाटा सेट जो है वो टेस्टिंग के लिए ले लिया। ये हमारे ऊपर, हम कितना चाहे हम 75 और 25 भी कर सकते हैं, 80 और 20 भी कर सकते हैं, जितना हम चाहें, ठीक है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप 70% डाटा सेट से ट्रेनिंग करते हैं और 30% से टेस्टिंग करें एल्गोरिथम की, कि आपका मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं। सही है, तो डाटा सेट को जब ट्रेनिंग की मॉडल की, उसके बाद जो आउटपुट हमें मिलने लगेगा वो हम टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के बाद फाइनली हम इसमें से प्रेडिक्ट करेंगे कोई भी आउटपुट जो हम चाहते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ अब फीचर्स कुछ अपने गिवन देंगे, उसकी बेसिस पर सिस्टम एल्गोरिथम जो मॉडल है हमारा वो हमें आउटपुट देगा कि आपकी जो सैलरी है या जो लेवल है वो ये होना चाहिए। तो प्रेडिक्शन के लिए हमें आउटपुट में मिलेगा एक लेवल। तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग का सिंपल एल्गोरिथम होता है, जिसमें हम सबसे पहले डाटा सेट डिजाइन करते हैं। डाटा सेट बेस करता है लेवल और फीचर्स पर। फीचर्स कितने भी नंबर ऑफ फीचर्स हो सकते हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं जो डाटा हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। लेवल वो चीज होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है, जो प्रेडिक्शन के बाद हमें मिलती है मॉडल से, ठीक है। वो जो सिस्टम जो कि ट्रेन होने के बाद डाटा सेट देने के बाद बनेगा उसे हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर एक मॉडल हम दरअसल ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट के जरिए, और फिर फाइनली उसे टेस्ट करने के बाद एज फॉर प्रेडिक्शन हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मशीन लर्निंग की बेसिक तरीकेकार था जो मशीन लर्निंग इस तरह से काम कर रही होती है। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, दरअसल ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन होती है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा तो खैर वो मैथमेटिक्स बहुत सारी आ जाएगी उसमें, लेकिन एक फॉर्मुलेशन है जिसके जरिए हम जो हमारी स्टैटिस्टिक होती है, तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी फॉर्मुलेशंस होती है उसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स वगैरह होते हैं, वो यूज हो रहे होते हैं इसमें। तो प्योर डिटेल में अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स अच्छी समझी भी है तो वो ये जो है ना मॉडल्स वगैरह ज्यादा डिटेल में अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो एट द एंड काम ये हो रहा होता है बस कि हर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम का एक मॉडल हमें मिल रहा होता है जिसे हमने डाटा सेट से ट्रेन कर बनाया होता है। उस मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम उसे टेस्ट करते हैं। जब एक्यूरेसी अच्छी आने लगती है, हम कहते हैं अभी 80% एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि टेस्टिंग ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि हम यहाँ पर खुद से देते हैं कि भाई ये फीचर्स हैं तो इसका ये लेवल्स होना चाहिए। टेस्टिंग के अंदर हम सिर्फ फीचर्स देते हैं और लेवल फाइंड आउट करवाते हैं, वो लेवल नहीं देते सिस्टम को। और अगर जो लेवल देता है वो आउटपुट में, उसको हम हमारे पास जो एक्यूरेट रखे हुए हैं लेवल उनसे मैच करते हैं और उसकी बेसिस पे बताते हैं कि 100% एक्यूरेट है, 80%, 90%, ऑलमोस्ट 80 to 90% ये एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा अच्छे से अच्छे भी एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हैं बेसिक जिसमें हम इस तरह से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें जो है ना एक चीज और है, जो मशीन लर्निंग होती है ये तो हमने अभी देख लिया कि बेसिक क्या होता है, एक डाटा सेट रिक्वायर्ड है, एक मॉडल होता है उसमें, उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं और एट द एंड उसे टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद एक्यूरेसी आ जाती है तो उसे प्रेडिक्शन के लिए यूज कर लेते हैं।
ठीक है, ये तो कुछ स्टेप्स हो गए एल्गोरिथम बनाने के। लेकिन मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कितनी तरह के होते हैं, तो वो देखा जाए तो बेसिक हमारे पास सबसे पहले होती है एक चीज सुपरवाइज्ड, एक टाइप जो है वो मशीन लर्निंग की होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मकसद है कि जो डेटा सेट हमने दिया था, जिसके अंदर डेटा सेट के अंदर हमारे पास क्या दो चीजें थी, लेवल और फीचर, तो हमने जो अपना एल्गोरिथम डिजाइन किया, उस एल्गोरिथम, अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए डेटा सेट में फीचर्स और लेवल दोनों गिवन करते हैं, तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। ठीक है, फीचर्स के लिए, फीचर्स के साथ साथ हम लेवल भी प्रोवाइड करें, तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। इसी तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम सिर्फ फीचर्स गिवन देते हैं और लेवल गिवन नहीं देते। सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली ग्रुप्स बना देता है फीचर्स के, और मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन वगैरह कर वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये जो है ना मेरे फीचर्स हैं, इनमें ये सिमिलैरिटीज हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज जो है ना वो क्लासिफाई करता है। क्लासिफिकेशन होती है या कहो क्लस्टरिंग होती है, क्लस्टर्स बना देता है, वो ग्रुप्स बना देता है डेटा के, तुम्हारे जो फीचर्स हम गिवन देते हैं उसे, क्योंकि इसमें हम लेवल गिवन नहीं देते कि ये चीज एग्जैक्टली मुझे ये चीज चाहिए, बल्कि सिस्टम खुद फाइंड आउट करता है कि उसे लगता है कि ये इन फीचर्स में सिमिलैरिटी है, उन्हें एक अलग जगह ग्रुप बना देता है, दूसरा फीचर्स में ये सिमिलैरिटी है, उन्हें एक अलग, तो सिमिलैरिटी की बेसिस पर वो क्लस्टर्स बना देता है फीचर्स के, जबकि लेवल इसमें प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेवल नहीं होता है, सही है, ओनली फीचर्स होते हैं। ठीक, और सिमिलैरिटी की बेसिस पर वो क्लासिफाई कर देता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेवल्स भी होते हैं और फीचर्स भी होते हैं, यानी हम ये भी बताते हैं कि ये डाटा हो तो ये आउटपुट आना चाहिए, अगर ऐसा डाटा होगा तो ये आउटपुट आएगा, तो हम पूरा ट्रेन करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देकर, तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि हम डाटा तो दें जिस तरह से भी, लेकिन एट द एंड एल्गोरिथम इस लायक होता है कि वो अपने आप को रन टाइम पे चेंज कर सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है ना, तो ये मेन चीज होती है कि रन टाइम पर एल्गोरिथम बिग डाटा की बेसिस पर चेंज होता है या मॉडिफाई करता है अपने आप को। ठीक है भाई, तो एल्गोरिथम अपने आप को रन टाइम पे मॉडिफाई करने लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। जबकि इन दोनों के अंदर जो एल्गोरिथम हमने ट्रेनिंग करके बना दिया, तो अब उसकी जो इनिशियली जो हमने डेटा सेट ट्रेन करने के लिए दिया, क्योंकि हमें पता है हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले मशीन लर्निंग की बेसिक्स के लिए सबसे पहले हमने डेटा सेट डिजाइन किया, डेटा सेट देने के बाद हमने मॉडल सेलेक्ट किया, मॉडल को हमने ट्रेन किया, ट्रेन के बाद अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए उसे टेस्ट किया, और फाइनली हमने उसे प्रेडिक्शन के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो अब ये जो प्रिडिक्ट जब हम कर रहे हैं, तो प्रिडिक्ट करते वक्त हम दोबारा से ट्रेनिंग नहीं कर सकते, दोनों में, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में, इसलिए मॉडल का स्ट्रक्चर ओवरऑल जो उसने ट्रेन करके सीखा है मॉडल ने वो वही रहेगा। अगर हमें नया डाटा बहुत सारा मिला है तो हम दोबारा से उसे ट्रेन करें अलग से और फिर दोबारा प्रेडिक्शन के यूज करें, लेकिन ये काम रन टाइम पे नहीं होगा। जबकि रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि रन टाइम पे एल्गोरिथम अपने आप को मॉडिफाई कर रहा होता है, डाटा जैसा उसे एनवायरनमेंट से मिलता है, वो एनवायरनमेंट सेंसर्स यूज कर ले या किसी भी तरह के एनवायरनमेंट से वो सेंस कर उसकी बेसिस पर अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये तीन बेसिक टाइप होती है मशीन लर्निंग की, जिसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये चीजें होती हैं। ठीक है भाई, खैर इसकी तो ये बात तो उसमें समझ में आ जाती है। तो फिर इसके बाद इसमें जो हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग है, बाकी तो रीइंफोर्समेंट और अनसुपरवाइज्ड तो वैसे ही था, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है इसको हम मजीद कुछ चीजों में ब्रेक करते हैं, और वो है हमारे पास एक होता है जो इसकी मजीद सब टाइप्स हैं, लीनियर रिग्रेशन,
लॉजिस्टिक रेग्रेशन, क्लासिफिकेशन। ये सुपरवाइज डेटा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को मशीन लर्निंग के अंदर, सुपरवाइज लर्निंग के लिए, उसमें जो है ना 3 मजीद सब क्लासेस होती हैं इसकी, और उनके इसमें किस तरह से डिवाइड किया जाता है इसे। सबसे पहली टाइप है इसकी लीनियर रेग्रेशन, यानी मशीन लर्निंग के अंदर एक तो सुपरवाइज्ड, एक अनसुपरवाइज्ड और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड के अंदर मजीद 3 सब ब्रांचेस होती हैं इसकी, और उसमें से कहा जाता है एक तो लीनियर रेग्रेशन, एक लॉजिस्टिक रेग्रेशन और एक क्लासिफिकेशन, बेसिक जो है, ठीक है ना। तो लीनियर रेग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो लेबल, यहाँ हमें पता है डेटा सेट जो यूज करते हैं इसमें जो हमारे पास लेबल होता है और एक चीज फीचर होती है, फीचर वो डेटा होते हैं, फीचर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लेबल होता है हमारे पास, अगर ये लेबल लीनियर वैल्यू हो, लीनियर वैल्यू ऑफ लेबल, तो वो कहलाता है हमारे पास लीनियर रेग्रेशन। इसका मतलब है जो हम आउटपुट लेवल से लेंगे वो कोई सैलरी या कोई वो रेंज में वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो है वो एक रेंज में होगी। मिसाल के तौर पे सैलरी है तो वो 20,000 हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 10,000 वगैरह, वो एक रेंज होगी, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो एक एग्जैक्ट बिल्कुल समझ लो एक बहुत बड़ी वैल्यूज हैं जिसमें अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। वो हो सकता है बिल्कुल जीरो हो, वो बहुत ज्यादा हो, बहुत इनफाइनाइट भी हो, कितनी भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेवल फाइंड आउट होकर आएगा तो वो यकीनन कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो लीनियर होगी और वो चेंज हो सकती है किसी भी वैल्यू से, ठीक है। तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके अंदर। तो ये इसलिए जो है ना हम इसे लीनियर रेग्रेशन कहते हैं, क्योंकि एक लीनियर वैल्यू होती है और एक रेंज ऑफ वैल्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, वो कोई भी वैल्यू दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने ट्रेनिंग के लिए डाटा दिया एक का यहाँ पर कि भाई अगर एज फर्स्ट करो 30 है तो सैलरी होगी 10,000, एज 35 है तो सैलरी होगी 20,000, ठीक है। अब अगर हम सिस्टम को ये कहते हैं कि भाई खुद फाइंड आउट करते हैं कि भाई बताओ 33 एज होगी तो क्या सैलरी होगी, तो उसकी बेसिस पर जो वो ये एज है और ये सैलरी है। अगर 33 है, जो हमने डेटा में प्रोवाइड नहीं की है ऐसी कोई वैल्यू, लेकिन सिस्टम इसके इन बिटवीन एक रेंज हमें प्रोवाइड कर देगा, मिसाल के तौर पे 16,000, जबकि हमने यहाँ 10,000 30 के लिए दिया था, 35 20,000 के लिए दिया था। तो वो सिस्टम खुद हमें फाइंड आउट करके बता देगा कि एक लीनियर वैल्यू इसके लिए ये सजेस्टेड है। तो ऐसे में लीनियर वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करके लेवल खुद से ले रहा होता है तो वो चीज है लीनियर रेग्रेशन। ऐसे एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं जो लीनियर रेग्रेशन में जो कि लीनियर वैल्यूज पे हमें लेवल फाइंड आउट करना, ठीक है। इसके अलावा लॉजिस्टिक रेग्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा आउटपुट होगा वो बाइनरी होगा। बाइनरी का मतलब है या तो यस नो होगा या ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है, या इसी तरह 2 केसेस पर होगा, या तो उसमें आउटपुट ये कहेगा कि भाई सिस्टम इसे सजेस्ट करता है या इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव वे में आंसर देगा या नेगेटिव वे में। सिर्फ 2 ही वैल्यू, 2 ही आउटपुट आएंगे इसमें। तो इसीलिए जो है ना हमारे पास 0 या 1, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, इनमें से कोई आउटपुट आएगा सिर्फ 2, या 0 या 1, या यस या नो, बीच की इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रू और फॉल्स है तो इसकी बीच में कोई वैल्यू नहीं आ जाए, सिर्फ या तो वो ट्रू होगा सिस्टम कहेगा या ये चीज फॉल्स है, दोनों में से कोई एक आउटपुट देगा सिस्टम। जो हमारा लेवल फाइंड आउट करना होता है जब वो ऐसे केसेस में हो, तो ऐसे में हम एल्गोरिथम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रेग्रेशन वाले, जो कि हमें आउटपुट देते हैं यस नो, ट्रू फॉल्स या 0 1, सिर्फ 2 स्टेट्स के दरमियान, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं, जबकि इसकी जो वैल्यू है वो एक रेंज होगी, रेंज कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है ना। तो जिस तरह इंटीजर वैल्यूज हैं या फ्लोट पॉइंट वैल्यूज हैं तो फ्लोटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं वो, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जबकि इसके साथ फिक्स्ड है कि ये 2 में से कोई एक आउटपुट देगा, और ये कोई भी आउटपुट दे सकता है, जैसा कि यहाँ पर सजेस्टेड हमने निकाल के देख लिया, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन जो तीसरी टाइप है उसके अंदर क्या काम होता है, उसमें कुछ हम क्लासेस आइडेंटिफाई करवाते हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट करो कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करवाने हैं हमें, ठीक है, या अगर फर्स्ट करो ग्रेड्स आइडेंटिफाई करवाने हैं तो या तो वो ए ग्रेड कहेगा या बी ग्रेड या सी या डी। इन चारों के अलावा कोई नई चीज नहीं आएगी, या तो हो सकता है एफ ग्रेड आ जाए, ठीक है भाई। तो इनके अलावा कोई और नई चीज नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि ए और बी के बीच में कोई चीज वैल्यू है तो वो डिसाइड करेगा या उसे ए होना है या बी होना है, इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं दे देगा वो नई,
कि फर्ज करो कोई नया लफ्ज ई या एफ अगर ई जी एफ एच आई कुछ भी आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन का ऐसा है कि जो क्लासेस हमने डिफाइन की गई हैं उन्हीं में से कोई एक आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल ये हो सकती है जैसे हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने कहा एक कोई चेयर है या एक बॉक्स है या एक ग्लास है या कोई कप है, तो इन चीजों में मुझे आइडेंटिफाई करवाना है सिस्टम से। तो सिस्टम मुझे जो आउटपुट लेवल मेरा देगा वो इन 4 चीजों के दरमियान ही होगा, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं होगी। या तो सिस्टम कहेगा वो इतने % एक्यूरेसी के साथ ये चीज है या ये है या फिर ये है, इनमें से कोई एक आउटपुट मिलेगा मुझे, कोई नई वैल्यू प्रेडिक्ट करके मुझे नहीं मिलेगी। तो ये चीज क्लासिफिकेशन थी जब हम कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज के दरमियान लेवल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो लेवल मेरा जो है ना वो मुझे इस तरह की चीजें आउटपुट में देगा, कुछ क्लासेस, ठीक है। तो इसी में से क्लासिफिकेशन कहा जाता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम बाइनरी आउटपुट देते हैं, कोई दोनों में से कोई एक स्टेट, सही है, 2 स्टेट्स में से कोई एक ट्रू होगी, कोई एक लेवल सजेस्ट करेगा हमें, ठीक है। जबकि लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम रेंज ऑफ वैल्यूज है, सिस्टम खुद से कोई भी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वो प्रेडिक्ट करके हमें दे सकता है। तो ये कुछ टाइप्स थी मशीन लर्निंग की, उम्मीद है ये कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा इससे। फाइनली जो जैसे हमने यहाँ ये बताया इसको मैंने मशीन लर्निंग हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब ब्रांच है, ठीक है। तो इसी तरह सेम हमारे पास इसकी भी एक सब ब्रांच आती है और वो होती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जब पहली मरतबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन किया गया तो इसका मकसद क्या था कि इसके अंदर हम खुद से ही जो है ना एल्गोरिथम पूरा बनाते हैं और कुछ कंडीशंस और लॉजिक्स डिजाइन कर देते हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग का मकसद क्या होगा कि एल्गोरिथम हम डाटा की बेसिस पर डिजाइन करते हैं, जितना ज्यादा डाटा देंगे वो उससे ट्रेनिंग के बाद खुद एल्गोरिथम बनता चला जाएगा, ठीक है, और एक्यूरेसी उतनी ही होगी सिस्टम की। इस तरह डीप लर्निंग की एक फील्ड मजीद सेपरेट इसलिए की क्योंकि इसके अंदर हम पहली चीज तो यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या चीज होती है? न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब होता है जिस तरह इंसानी दिमाग कुछ न्यूरॉन्स से मिलकर बन रहा होता है, तमाम न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और डाटा ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। तो इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को आमतौर पर ANN भी कहा जाता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है डीप लर्निंग के अंदर और उसमें हम बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनमें कुछ फॉर्मुलेशन मैथमेटिक्स, यकीनन जिस तरह हम इसमें स्टैट्स के मैथ के फॉर्मूले सारे यूज कर रहे होते हैं, तो इस तरह और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती है और डाटा बहुत ज्यादा और भी चाहिए होता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं और इसके अंदर हम जो डाटा प्रोवाइड करते हैं डाटा सेट अपना, इसमें जिस तरह हमने कहा 2 चीजें होती हैं, एक लेबल और एक फीचर्स। तो मशीन लर्निंग के लिए हम फीचर्स को अलग से सेपरेट करके मार्क करके फिर प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा लेबल है और ये सारे नंबर ऑफ फीचर्स मेरे पास हैं, एज, सैलरी या जो एज और जो भी चीजें जितनी भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन वगैरह सब। जबकि डीप लर्निंग के अंदर हम फीचर्स कलेक्टिवली एक जगह उठाकर रख देते हैं और सिस्टम खुद प्रेडिक्ट करता है उसे क्या फीचर यूज करने हैं। फीचर्स को वो खुद सेपरेट करके अपने मर्जी के हिसाब से डिजाइन करता है। तो हमें इसमें अगर मशीन लर्निंग के अंदर कहें तो हम यहां पर फीचर प्लस क्लासिफाई करवाते हैं लेबल्स, ठीक है, फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और फिर हम एल्गोरिथम से क्लासिफाई करवाते हैं, ठीक है भाई। इससे क्या होता है मशीन लर्निंग में हम खुद से फीचर्स भी देते हैं और अलग से हम इसमें क्लासिफिकेशन करवाते हैं, कौन सा एल्गोरिथम ये वाला काम इस तरह से सर्च करके हमें बताए। जबकि डीप लर्निंग के अंदर हम उसे फीचर्स और क्लासिफिकेशन का काम वो खुद करता है सिस्टम, ठीक है, फीचर प्लस क्लासिफिकेशन। यानी हम इसमें फीचर्स अलग से पॉइंट आउट करके हाईलाइट करके सिस्टम को नहीं बताते मशीन लर्निंग की तरह, बल्कि हम सिर्फ डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और सिस्टम उस डाटा की बेसिस पर खुद से फीचर्स आइडेंटिफाई करके निकाल देता है। हम सिर्फ लेबल्स अलग कर देते हैं और फीचर्स सब एक जगह जमा कर देते हैं, उसमें बताते नहीं है कि ये फीचर मेरा जो है ना वो एज है, ये सैलरी है या ये जो है एक्सपीरियंस वगैरह है, तमाम डाटा दे देते हैं। वो सिस्टम खुद उसकी बेसिस पर खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है। तो फीचर सिलेक्शन वगैरह ये सारे काम, फीचर सिलेक्शन का मतलब ये कि जो हम देखें कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है या नहीं। सही, अगर हमें किसी की सैलरी फाइंड आउट करनी है
तो उसके लिए अगर उसकी हम कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट नंबर सैलरी या एक्सपीरियंस है, इन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसलिए जो है ना ऐसे कुछ यूजलेस फीचर्स हैं तो वो खुद ओमिट कर देगा डीप लर्निंग एल्गोरिथम, और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हीं को यूज करेगा। तो फीचर सिलेक्शन का काम जो है ना, यहाँ पर फीचर सिलेक्शन हमें मैनुअली करना पड़ता है और फिर एल्गोरिथम यूज करके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट करते हैं, जबकि डीप लर्निंग के अंदर फीचर सिलेक्शन का काम सिस्टम खुद ही कर लेता है और हमें फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिथम है वो देंगे उसे, तो वो फीचर सिलेक्शन भी खुद ही करेगा और एल्गोरिथम यूज करने के बाद उसे खुद से आउटपुट हमें दे देगा। ठीक है ना भाई? तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर कि इसमें हमें फीचर सिलेक्शन का काम खुद नहीं करना पड़ता है, एल्गोरिथम अपने एंड पे ये काम कर लेता है और फिर जो है ये प्रिडिक्ट करता है रिजल्ट्स। इसके अंदर क्योंकि हमने कहा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज होता है, तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम कहें तो एक है हिडन लेयर्स होती हैं, कुछ आउटपुट लेयर्स होती हैं और कुछ इनपुट लेयर्स होती हैं। ये कुछ इस तरह का बना हुआ होगा, चलो मैं सेपरेट कर दूं। जैसे तमाम लेयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, हर एक का आउटपुट एक दूसरे पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह इनपुट लेयर्स होगी, हो सकता है वो दो लेयर हों तो वो सब पे आउट इनपुट दें। तो ये हमारी इनपुट लेयर है जो पहले इनपुट देगी, अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, हम उसे पहले इनिशियली डिजाइन करेंगे। तो ये हर न्यूरॉन अपने आप में एक मैथमेटिक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है जो कि इनपुट लेकर सजेस्ट करके अगर वो उस फॉर्मुलेशन के हिसाब से सही बैठता है तो वो उसे आउटपुट आगे पास कर देगा, नहीं तो आउटपुट को रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह मल्टीपल इनपुट्स, हम जितना डाटा है हमारा हम सब इनपुट उसमें देते हैं, वो इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें फाइनल आउटपुट दे देता है, ठीक है। वो कितने भी आउटपुट हमें मिल सकते हैं इसमें। तो ये कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। इसमें ये जो इनपुट लेयर्स होती हैं, फिर एक आउटपुट लेयर्स, हमें फाइनल आउटपुट जो मिलता है, और बीच में जितनी प्रोसेसिंग होती है वो हमारी हिडन लेयर्स कहलाती है। अब हिडन लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं डीप लर्निंग के अंदर, और कितनी भी कई सौ लेयर्स भी हो सकती हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए इसमें कई लाख न्यूरॉन्स भी यूज हो सकते हैं एक साथ जो आपस में प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो हर न्यूरॉन के अंदर जो एक फंक्शन चल रहा होता है वो कुछ कहलाता है एक्टिवेशन फंक्शन, जो आगे वैल्यू को पास कर रहा होता है। इसमें जो एरर आ रही होती है उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं वो फंक्शन होते हैं एरर फंक्शंस। फिर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या डाटा हमारा लॉस हुआ, तो उससे हम उस चीज को कहते हैं लॉस फंक्शंस। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके के फंक्शंस इसमें यूज हो रहे होते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर, और फिर ये डाटा की बेसिस पर डीप लर्निंग का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हो रहा था। और यहाँ कॉम्प्लेक्स काम होता है क्योंकि अभी हमें बेसिक से एक ओवरव्यू ले रहे हैं हर चीज का, तो इसमें हम ये डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद सिर्फ ये है कि हम बेसिक एल्गोरिथम तमाम लॉजिक्स वगैरह खुद से डिजाइन करेंगे। मशीन लर्निंग के अंदर हम डाटा लेंगे जिसमें हम फीचर भी अलग करके बता देंगे और लेवल्स भी बता देंगे, और फिर एल्गोरिथम बताकर उसकी बेसिस पर एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का काम करेगा, ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर हम क्या करेंगे, फीचर सेलेक्टिव डाटा दे देंगे उसे, तो लेबल्स और फीचर्स हमारे पास होंगे, सिस्टम खुद फीचर्स में से सेलेक्ट करेगा कौन सा फीचर यूजफुल है, उसके बाद उसे आगे पास करेगा अपने न्यूरल नेटवर्क को। और इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं बहुत सारी, अभी से उसको ओवरव्यू समझा जाए तो इसमें इनपुट लेयर्स होती हैं, एक आउट जो इनपुट दिया जाएगा जिससे आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट लेयर्स हैं, और तमाम जो प्रोसेसिंग होगी वो हिडन लेयर्स के अंदर होगी। और हर लेयर के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं, और न्यूरॉन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन यूज हो रहे होते हैं जिसके जरिए हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स। ये कुछ बेसिक है जिसमें डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आए। इसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं उसमें एक चीज होती है CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, फिर और भी बहुत सारे हैं। आपको RCNN है, FRCNN है, FCNN अलग है। तो मेन चीज ये है कि जितने भी काम हम इमेजेस के ऊपर अगर कर रहे होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसमें हमें ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज करना पड़ता है, और डीप लर्निंग इसमें ज्यादा बेटर अप्रोच पे काम करती है। तो इसका मतलब हम अगर कहें कि हमारे पास फेस रिकॉग्निशन
स्पीच रिकॉग्निशन, इस तरह कोई पैटर्न रिकॉग्निशन वगैरह है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिनेरियोज हैं, इनमें जब से हमने डीप लर्निंग को यूज किया तो इनके रिजल्ट्स और ज्यादा एक्यूरेट हो गए। तो यही वजह है कि अगर हम देखें तो डीप लर्निंग के जो अंदर एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। डीप लर्निंग जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, और मशीन लर्निंग जो है वो इस डीप लर्निंग के मुकाबले में लेस एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं उसके, ठीक है। और एआई तो फिर समझ ही लो, वो बिल्कुल ही सेलेक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना। इसी तरह डीप लर्निंग के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज करना पड़ता है, यानी लार्ज डेटा सेट्स यूज करने पड़ते हैं, जबकि स्मॉल डेटा सेट पर भी ये मशीन लर्निंग काम कर लेता है। इसमें छोटे डेटा सेट्स यूज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाता, ठीक है ना भाई। इसके अलावा मशीन लर्निंग के अंदर एक चीज जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू पे होती है। डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम है उनकी प्रोसेसिंग के लिए हमें लाजमी जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, और थोड़ा हाई फाई अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है जब वो काम कर सकता है। खैर मेन चीज ये है समझाने वाली कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक फील्ड थी उसको मजीद सब डिवाइड कर दिया गया एक मशीन लर्निंग में, और उसमें और मजीद रिसर्च करके थोड़ा और मॉडिफाई करके डीप लर्निंग में। तो रिसेंटली अगर जितने भी काम हो रहे हैं हमारे पास वो डीप लर्निंग के जरिए हो रहे हैं, जिनमें तमाम तरह के न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहे हैं। तो अगर तुम्हें अपने आगे के प्रोजेक्ट्स वगैरह में कुछ मजीद ऐसी चीजें यूज करनी है जिसमें फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या इस तरह के कोई स्पीच रिकॉग्निशन, तो ऐसी कोई चीज यूज हो रही हो तो उसके लिए तुम्हें डीप लर्निंग की नॉलेज होना, डीप डाउन डिटेल थोड़ी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जिसमें कुछ आइडिया हो जाए इन फील्ड्स के बारे में, तो ठीक है।